हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन प्रतिष्ठा अकेडमी से। और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। और हमारा आज का टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 3.3 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब एक्सरसाइज 3.3 में हमें जो भी शब्द समस्याएं दी गई हैं उन्हें हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करके बताने वाले हैं। ये आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 मिलने वाला है। तो इसीलिए हमने यहाँ अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3800 में खरीदी और उसके बाद उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। तो हमें पूछा गया है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना कितना होगा। तो यहाँ आपको दो स्थितियाँ दी गई हैं। पहली बार में क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं जिसके लिए उसने 3800 रुपये दिए हैं। और दूसरी स्थिति में जब वह 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदता है तो उसके लिए वह चुकाता है 1750 रुपये। तो हमें बताना है कि अलग अलग एक बल्ले की कीमत क्या है और एक गेंद की कीमत क्या है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स में हम वही मान करके चलते हैं। मान लेंगे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर है x रुपये के और प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर है y रुपये के। तो यहाँ मान करके हम चलेंगे। माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर है x रुपये के और प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर है y रुपये के। अब यदि हम पहली स्थिति की बात करें तो पहली स्थिति के अनुसार उन्होंने खरीदे हैं 7 बल्ले। तो स्थिति 1 हम यहाँ हल कर लेते हैं। पहले आप यहाँ स्थिति के अनुसार भी अलग अलग सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने का। तो स्थिति फर्स्ट में हमने 7 बल्ले खरीदे हैं। जब एक बल्ले का मूल्य रुपये x है तो 7 बल्लों का मूल्य 7 गुना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 7x। इसीलिए हम उन्हें लिख करके बताएंगे 7 बल्लों का मूल्य बराबर रुपये 7x। क्योंकि जब एक बैट हमारा x रुपये में आ रहा है तो इसी तरीके के 7 बैट आने वाले हैं 7x रुपये के। और इसी तरीके से फिर उन्होंने खरीदी हैं 6 गेंदें। तो जब एक गेंद हमारी y रुपये की है तो 6 गेंद हमें मिलने वाली हैं 6y रुपये की, क्योंकि हमें 6 गेंदें खरीद करके बतानी हैं। तो इसी तरीके से 6 गेंदों का मूल्य बराबर रुपये 6y। तो यह हमने दोनों मानों को ज्ञात कर लिया है कि 7 बल्ले कितने रुपए में हमें मिले और 6 गेंदें कितने रुपए में हमें मिली हैं। जबकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि उन दोनों का जो कुल मूल्य है वह 3800 रुपये वह चुका करके आए हैं, 3800 रुपये में वह खरीद करके आए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी ये जो दोनों वैल्यूज़ हमें मिली हैं 7x और 6y, इन दोनों का कुल रेट जो दिया गया है क्वेश्चन में वह दिया गया है 3800 रुपये। तो यही होगी हमारी स्थिति नंबर 1। इस तरीके से 7 बल्लों और 6 गेंदों का कुल मूल्य 3800 रुपये हमें प्राप्त हो जाता है, जहां x प्रदर्शित कर रहे हैं एक बल्ले का मूल्य और y प्रदर्शित कर रहे हैं एक गेंद का मूल्य। अब बात कर लेते हैं स्थिति 2 की। स्थिति 2 में वे कह रहे हैं कि बाद में उसने 3 बल्ले खरीदे हैं और 5 गेंदें खरीदे हैं। तो फिर से हम उसी तरीके से उन्हें निकाल करके बताएंगे कि 3 बल्लों की कितनी कीमत होगी। तो 3 बल्लों का मूल्य बराबर हमें मिलेगा 3x रुपये। क्योंकि हमें अब यह सिचुएशन थोड़ी देर के लिए समझ लेनी है, ये यहाँ नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करना है। एक बैट की कीमत रुपये x है तो 3 बैट की कीमत 3x हमें मिलने वाली है। साथ ही 5 गेंदें, तो 5 गेंदों का मूल्य बराबर होगा, जब एक गेंद y रुपये में आ जाती है तो 5 गेंद 5 गुनी रुपये में आएंगी, इसीलिए 5y। फिर से यदि हम प्रश्नानुसार बात करें तो 3 बल्ले और 5 गेंदों का कुल मूल्य हमें 1750 रुपये दिया गया है। तो 3 बल्लों का मूल्य और 5 गेंदों का मूल्य यदि हम जोड़ लेते हैं 3x + 5y बराबर, तो हमें मिलेगा 1750 रुपये। तो यह हो जाती है हमारी स्थिति नंबर 2। तो यहाँ तक तो हो जाता है। इसे बीजगणितीय रूप में कैसे निरूपित करके बताना है, अब हमें इन्हें हल करके बताना है प्रतिस्थापन विधि से और x और y के मान इन्हें ज्ञात करके बताने हैं।
तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को कैसे हल करके बताना है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख लें। साथ ही हम यहाँ पर भी फिर से आपको समझाने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है। एक रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम एक समीकरण से किसी भी चर का मान ज्ञात करेंगे, चाहे तो x का मान ज्ञात कर लें चाहे y का मान ज्ञात कर लें, और उस मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख करके दूसरे वाले चर का मान ज्ञात उन्हें करके बताएंगे। हम यहाँ ले रहे हैं समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 से, या फिर दूसरी स्थिति होती है समीकरण 2 से आप या x का मान निकालें या y का मान निकालें और उस मान को फिर वह 1 में प्रतिस्थापित कर दें। तो जहाँ से हम मान निकालते हैं किसी भी चर का, उस समीकरण में उस मान को नहीं रखते हैं, बल्कि उससे दूसरे वाली समीकरण में हमें मान को रखना होता है। अब हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 से यदि हम x का मान इन्हें हल करके बताएं तो हमें मिलेगा 7x बराबर 3800 माइनस 6y और x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। इसे हम कह देते हैं समीकरण नंबर 3। अब ये जो हमें x का मान मिला है वह हमने समीकरण नंबर 1 से निकाला है, इसीलिए इस मान को हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। यदि हम इस मान को 2 से निकाल रहे होते तो फिर हम उसे रखते 1 में। तो अब यहाँ हमने 1 से निकाला है, इसीलिए इसे हम समीकरण नंबर 2 में रख लेंगे। तो यहाँ समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख लेने पर तो समीकरण 2 के अनुसार यहाँ मान लिखा हुआ है 3x, 3 गुणा x का मान हमें मिला है 3800 माइनस 6y बटे 7। उसके बाद प्लस 5y, तो प्लस 5y लिख लेंगे बराबर में 1750। इस समीकरण को हल कर लें। 3 की गुणा यदि हम अंदर कर लेते हैं 3 0 0 3 0 0 3 अट्ठे 24, 2 बचेंगे, 3 तिया 9 और 2 11 माइनस 3 छिंग 18y और बटे में यहाँ 7 लिखा हुआ है। यदि हम इनके साथ इनका लैसे भी 7 की साथ ले लेते हैं तो यहाँ हम लैसे लेकर के लिख लेंगे 7। यहाँ 1 से जाएगा 7 बार, 7 पन्ना 35y बराबर में 1750। इन्हें और हल कर लें तो 11400 माइनस 18 प्लस 35, दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं, घटाने पड़ेंगे। 35 में से 18 घटा लेंगे तो यहाँ हमें मान प्लस में मिलेंगे, प्लस के 17y, और 7 के साथ हम इस 7 को पहुँचा देते हैं इस तरफ गुणा में। तो 7 की गुणा करने पर यह हमें देंगे 12250। 17y बराबर 12250, और ये जो 11400 है इनका भी पक्षांतर हम दूसरी तरफ कर देते हैं तो यह मान हमें माइनस में मिलेंगे। तो 17y बराबर घटा लेने पर 0 5 8, y बराबर 17 का भाग कर लें, 17 पंजे 85 और 0 की 0, तो यह मिल जाता है हमें y का मान। अब ये जो हमें y का मान प्राप्त हुआ है, इस मान को हम समीकरण नंबर 3 में लगा लें तो हमें x का मान भी मिल जाएगा। तो वही काम हमें यहाँ कर लेना है, जो हमें y का मान मिला है उस मान को हम समीकरण नंबर 3 में रख लेंगे। समीकरण 3 में रखने पर हमें मिलेगा x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा y का मान बटे में 7। तो यहाँ से हमें मिला x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा y का मान बटे में 7। इसे हम हल कर लें, बराबर में 3800 माइनस 6 पंजे 30, 300 बटे 7। 3800 में से यदि हम 300 घटा लेते हैं तो हमें मिलेंगे 3500 बटे 7। तो x बराबर 7 पन्ना 35 0 0, x बराबर 500। अब हमें x और y के दोनों के मान प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ हमने x किसे माना था और y किसे माना था, तो उस हिसाब से आप देख रहे हैं x हमने माना था प्रत्येक बल्ले का मूल्य, तो हमें यहाँ मिल जाता है अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर ₹500। जो भी हमारा x का मान हमें मिला है वो हमें यहाँ आंसर में लिख लेना है। और इसी तरीके से प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर हमने माना था ₹y और y का मान हमें मिला है 50, तो ₹50। इस तरीके से वह क्रिकेट टीम का कोच एक बल्ला 500 रुपये में और एक गेंद 50 रुपये में खरीद करके लाए हैं। उस हिसाब से उन्होंने
7 बल्ले और 6 गेंदों के लिए 3800 रुपये चुकाए हैं और 3 बल्ले तथा 5 गेंदों के लिए 1750 रुपये चुकाए हैं। इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिख करके रखा है। क्वेश्चन दिया गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब है एक तो वो फिक्स चार्ज लेते हैं और एक दूसरा वह लेते हैं प्रति किलोमीटर किराया। अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा वह लेते हैं, जितनी दूरी हम वहाँ उस टैक्सी में बैठ कर के ट्रैवल करेंगे वो उसी हिसाब से चार्ज लेते रहेंगे। एक तो हो गया उनका नियत भाड़ा, उतने तो उन्हें चाहिए ही चाहिए हैं। जैसे हम मान लें कि गाड़ी में बैठने का तो वो अलग किराया ले रहे हैं और गाड़ी में जितने किलोमीटर आप बैठ कर के जाएंगे उसका किराया वह अलग लेंगे। अब यहाँ पहली स्थिति दी गई कि एक व्यक्ति यदि 10 किलोमीटर दूरी चलता है उस टैक्सी में बैठ कर के तो वह भाड़ा 105 रुपये देता है। तो 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये दिए, जिसमें कि वह नियत भाड़ा भी दे रहा होगा और 10 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा भी दे रहा होगा। जैसे मान करके चलिए कि 5 रुपये प्रति किलोमीटर ले जा रहा है या 10 रुपये प्रति किलोमीटर ले जा रहा होगा उस हिसाब से। इसी तरीके से दूसरा व्यक्ति यदि 15 किलोमीटर जा रहा है तो वह भाड़ा 155 रुपये देता है। फिर से इस भाड़े में वह एक नियत भाड़ा भी दे रहा होगा और एक चली गई दूरी पर जो भाड़ा है प्रति किलोमीटर भाड़ा है उसे भी दे रहा होगा। तो वह हमसे पूछ रहे हैं कि वह व्यक्ति नियत भाड़ा कितना दे रहा है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या दे रहा है। तो इन दोनों मानों को हमें ज्ञात करके बताना है। साथ ही हमें पूछा गया है कि यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो वह कितना भाड़ा देगा। तो यदि हमें पता चल जाए कि नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है तो हम इस बात का जवाब आसानी से दे पाएंगे कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए वह कितने रुपए चुकाए। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। फिर से जो क्वेश्चन में टर्म्स पूछी गई हैं उन्हीं को हमें लेट करना होता है, उन्हीं को हमें मानना होता है। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना नियत भाड़ा बराबर रुपये x और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर रुपये y, क्योंकि यही दोनों टर्म्स हमसे पूछी गई हैं, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। अब यदि हम बात करें स्थिति नंबर 1 की, स्थिति नंबर 1 में वह कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। अब वह 10 किलोमीटर जा रहे हैं, जबकि 10 किलोमीटर में एक तो वह नियत भाड़ा लेते हैं और एक प्रति किलोमीटर के हिसाब से जितनी दूरी हम चल रहे हैं उतना भाड़ा लेते हैं। तो यदि हम 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो x रुपये तो वह टैक्सी वाला लेगा ही लेगा, चाहे हम कितने भी किलोमीटर टैक्सी में बैठ करके जा रहे हैं, x रुपये तो हमें देने ही देने हैं। और ये जो y है यह निर्भर करता है कि वह कितने किलोमीटर जा रहे हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर के y रुपये, 2 किलोमीटर के 2y रुपये, 3 किलोमीटर के 3y रुपये, इसी तरीके से 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे 10y रुपये। तो यदि वह 10 किलोमीटर जा रहा है तो एक तो वह नियत भाड़ा x देगा और 10 किलोमीटर का किराया 10y देगा और कुल मिलाकर के वह दे रहा है 105 रुपये। तो यह हो जाती है हमारी स्थिति नंबर 1। 10 किलोमीटर के लिए कुल भाड़ा नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 105 रुपये। यदि हम बात करें स्थिति नंबर 2 की, स्थिति 2 के अनुसार वह कह रहे हैं 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। अब यदि हम 155 रुपये ले रहे हैं 15 किलोमीटर के तो उसमें नियत भाड़ा भी है और 15 किलोमीटर का किराया भी है। तो फिर से नियत भाड़ा तो वह x रुपये लेगा ही लेगा, हमने माना है नियत भाड़ा x ले रहे हैं वो, और 15 किलोमीटर के लिए किराया, जब 1 किलोमीटर का y है, 2 के लिए 2y, 3 के लिए 3y, तो इसी तरीके से 15 किलोमीटर का हमें मिल जाएगा 15y और कुल मिलाकर के वह चुका रहे हैं 155 रुपये। तो यह हो जाती है हमारी दूसरी समीकरण। प्रत्येक मान के लिए दोनों स्थितियों में कितना कितना भाड़ा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहे हैं। अब हमें प्रतिस्थापन विधि की मदद से इन दोनों समीकरणों को हल करके बताना है और x और y के मान ज्ञात करके बताने हैं। तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं समीकरण नंबर 1 से शुरुआत करके। समीकरण 1 से यहाँ x का गुणांक छोटा है इसीलिए हम x का मान निकाल करके बताएंगे, जो भी हमें इजी लगे उसका मान हम निकाल करके बता सकते हैं। तो इसीलिए x बराबर
105 माइनस 10y। हमने 10y का पक्षांतर उस तरफ कर दिया है और हमें सीधे सीधे x का मान मिल गया है। हमें और ज़्यादा कोई भी डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। यदि आप यहाँ से y का मान निकालेंगे तो वह भी गलत नहीं है, केवल 10 हमारा अपॉन में चलता रहेगा, जैसे कि इससे पीछे वाले क्वेश्चन में अपॉन में वैल्यू चल रही थी। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से x का मान हम लगाएंगे समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि हमने मान निकाला है 1 से, इसीलिए उसे रखेंगे हम 2 में। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख लेने पर हमें मिलेगा x, तो x की जगह हमें रख लेना है 105 माइनस 10y और यहाँ प्लस में 15y और बराबर में 155। 105 10y में 15y जोड़ लेने हैं, यहाँ माइनस के हैं, यह प्लस के हैं, तो घटा लेने पर 15 में से 10 घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 5y बराबर में 155। 5y बराबर 155। 105 का पक्षांतर उस तरफ कर दें तो माइनस में 105, तो y बराबर 5y बराबर 155 में से 105 घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 50 और y बराबर 10। 5 का भाग कर लेने पर तो यहाँ हमें यह मिल जाता है y का मान 10। यहाँ हमने किया 5y बराबर 155 माइनस 105 घटा लेने पर 50 और 5 का भाग कर लेने पर 10, तो यह हो जाता है हमारा y का मान 10। अब यह जो y का मान हमें मिला है ये हमें रख लेना है समीकरण नंबर 3 में। तो जैसे ही हम समीकरण 3 में y का मान लगाएंगे तो हमें x का मान भी मिल जाएगा। तो यहाँ हम समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण नंबर 3 से हम देख लें हमें क्या मिलने वाला है। समीकरण 3 से x बराबर 105 माइनस 10 गुणा y का मान, और y का मान हमें मिला है 10 के बराबर, तो इसीलिए y की जगह हम रख लेंगे 10। तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10 100, x बराबर 5। तो ये हो जाते हैं हमारे x और y के मान। अब हमने जो x और y माने हैं उनके हिसाब से यह किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, हमने माना था नियत भाड़ा बराबर ₹x, तो हमें मिल जाता है, अतः नियत भाड़ा बराबर ₹x और x का मान हमारे पास है 5। इसका मतलब है टैक्सी वाला नियत भाड़ा 5 रुपये ले रहा है और प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है हमारे पास वह कितना है ₹y, और y का मान हमें मिला है 10 के बराबर। तो 1 किलोमीटर का कितने रुपए ले रहा है टैक्सी वाला, 10 रुपये के हिसाब से ले रहा है। यदि आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो 10 रुपये, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 20 रुपये, 3 किलोमीटर जाएंगे तो 30 रुपये, इस हिसाब से वह अपना भाड़ा ले रहा है। तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। वह हमसे पूछ रहे थे नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो यहाँ तक का हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब साथ में इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा है कि यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो उसके लिए उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो जैसे हमने निकाला 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, यहाँ निकाला 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, उसी तरीके से हम निकालेंगे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होने वाला है। तो हम लिखेंगे यहाँ 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा बराबर, तो जब भी हम भाड़ा निकाल रहे हैं एक तो नियत भाड़ा ले रहे हैं और जितने भी किलोमीटर जा रहे हैं उसके हिसाब से प्रति किलोमीटर भाड़ा भी ले रहे हैं। अब तो हमारे पास x और y के मान भी हैं, तो हम x और y के मान यहाँ सीधे सीधे लगा दें, हमें पता चल जाएगा कितना भाड़ा हमें देना होगा 25 किलोमीटर के लिए। तो x बराबर हमें मिला था 5 प्लस 25 गुणा y का मान हमारे पास है 10। इसे हल कर लें तो 5 प्लस 25 धाम के 250 और 5 जोड़ लेने पर 255। तो ये हो जाता है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए हमें 255 रुपये देने होंगे। यही होगा हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके बाद हमने एक और क्वेश्चन और लिखा हुआ है, उसे भी हम समझ लेते हैं उस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 में बदल जाती है, वह भिन्न 9/11 के बराबर आ जाती है। और यदि हम उस भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं, अंश में भी 3 जोड़ दें
और हर में भी 3 जोड़ दें तो वह भिन्न 5/6 के बराबर हो जाती है। तो हमें उस भिन्न का मान ज्ञात करके बताना है कि वह भिन्न क्या है, जिसमें कि हम यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ें तो 9/11 आंसर दें, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ें तो वह हमें आंसर 5/6 दे। तो उसके लिए हम भिन्न को मान लेंगे। अब जो भिन्न होती है वह बनी होती है अंश और हर से, तो इसीलिए हम मान करके चलेंगे, माना अंश बराबर x और हर बराबर y, और भिन्न होती है अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो भिन्न हमें मिल जाएगी, अंश हमने माना है x और हर हमने माना है y, तो यह हो जाती है हमारे पास भिन्न x बटे y। अब यदि हम बात करें स्थिति नंबर 1 की, पहली लाइन में हमें बताया गया है यदि किसी भिन्न, तो सबसे पहले भिन्न को लिख लें, यदि किसी भिन्न x बटे y के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी यदि हम 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें। बहुत ही इजी सा काम है। इन्होंने कहा यदि किसी भिन्न के, तो हमने भिन्न को लिखा x बटे y, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो हमने अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो वह 9/11 हो जाती है। तो यह जो मान हमें नया मिला है वह हम 9/11 के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि वह क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 जोड़ लेने पर यह 9/11 में बदल जाते हैं, तो इसलिए हमने बराबर रख दिया है 9/11। यदि हम इनकी तिरछी गुणा कर लेते हैं तो 11 की गुणा x में कर लेने पर 11x, 11 की गुणा 2 में कर लेने पर 22, 9 की गुणा करने पर 9y प्लस 9 दूनी 18। हम यहाँ xy वाले मानों को LHS में रखेंगे, बाकी जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म है उसे हम RHS में लिख लेंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा 11x माइनस 9y बराबर में 18 माइनस 22, घटा लेने पर 11x माइनस 9y बराबर, यदि हम 22 में से 18 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -4। तो ये हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं स्थिति नंबर 2 की। स्थिति 2 के अनुसार वह कह रहे हैं यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, फिर से वह भिन्न के लिए ही बात कर रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले भिन्न x बटे y। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यदि हम अंश में भी 3 जोड़ लेते हैं और हर में भी 3 जोड़ लेते हैं तो वह 5/6 हो जाती है। तो यह जो नई भिन्न हमें मिल रही है वह 5/6 के बराबर हो जाती है। अब हमें फिर से इनके तिरछी गुणा कर लेनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ कर लेंगे। 6 की गुणा x में कर लेने पर 6x, 6 तिया 18 बराबर 5 की गुणा करेंगे 5y प्लस 5 तिया 15। फिर से वही काम, x और y वाले मानों को LHS में और बाकी सभी मानों को हम RHS में लिख लेंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। फिर से इन्हें हल कर लें, 6x माइनस 5y बराबर 18 से 15 घटाएंगे तो -3। यह हमें मिल जाती है समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को फिर से प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए फिर से हम समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल लेंगे और उस मान को समीकरण नंबर 2 में लगा लेंगे। तो वही काम हम करने वाले हैं यहाँ। तो समीकरण 1 से पहले हम हल कर लेते हैं x का मान। जब भी हम यहाँ से हल करेंगे तो हमें मिलेगा 11x बराबर -4, तो यहाँ पहले से है, माइनस के 9y का पक्षांतर जब हम उस तरफ करेंगे तो यहाँ हमें मिलेंगे प्लस के 9y। यदि हम 11 को भी बटे में लिख लेते हैं तो हमें x का मान मिल जाएगा -4 प्लस 9y बटे 11, जिसे हम नाम देंगे समीकरण नंबर 3। अब ये जो समीकरण नंबर 3 से हमें x का मान मिला है इसे हम लगा लेंगे समीकरण नंबर 2 में। यही हमारा प्रोसीजर है सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, प्रतिस्थापन विधि के लिए। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख लेने पर, समीकरण 2 में रखने पर हमें मिलेगा 6x माइनस 5y। तो 6x की जगह हम मान लगा लेंगे जो हमारे पास मान है, -4 प्लस 9y बटे 11, यहाँ -5y और बराबर में -3। फिर से इन्हें हल कर लेंगे। 6 की गुणा यदि हम अंदर करेंगे तो 6 चौक 24, 6 नाम 54 बटे 11 -5y बराबर में -3। इनका लैसे ले लें, लैसे हमें मिलेगा 11, तो ऊपर वाला मान तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा,
यहाँ ये जाएगा 11 बार, 11 पंजे 55y बराबर में -3। इन्हें हल कर लें और आगे -24, यहाँ 54y है और यहाँ 55y है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो यहाँ मिलेगा -y। 11 की भी गुणा साथ के साथ यहाँ कर लें तो -33, -y बराबर -33, -24 को उधर लेकर के जाएंगे तो +24, तो -y बराबर, इन्हें घटा लेंगे तो यहाँ हमें मिलेंगे 13 से 4 घटाएंगे 9, यहाँ बचेंगे 2, 2 से 2 घटाएंगे 0 और माइनस में ही आंसर आएगा तो y बराबर 9। माइनस से माइनस कैंसिल कर लेने पर y बराबर 9। अब y के इस मान को हम लगा लेंगे समीकरण नंबर 3 में तो हमें x का भी आंसर मिल जाएगा। तो समीकरण 3 से x बराबर -4 + 9 गुणा y का मान, तो y का मान हमारे पास है 9/11 बराबर में -4 + 9 में 81/11। 81 में से यदि हम 4 घटा लेते हैं तो हमें मिलेंगे 77/11। 11 का भाग कर लेने पर x बराबर 7, तो यहाँ हमें मिल जाता है x का मान 7 के बराबर। अब जो हमने मान माना था वह पूछ रहे हैं भिन्न, तो हम सीधे सीधे मान लगा लेंगे भिन्न में, तो भिन्न बराबर x/y, तो x का मान हमें ऊपर रख लेना है, x का मान आया है 7/y का मान, और y का मान हमें मिला है 9 के बराबर, तो यहाँ रख लेंगे 9। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। वह हमसे भिन्न पूछ रहे थे तो हमें भिन्न मिल जाती है 7/9। यहाँ हमने भिन्न बराबर निकाल ली x/y, x का मान था 7 और y का मान 9 के बराबर है, तो भिन्न बराबर 7/9। यही हो जाती है हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू भिन्न के लिए। इसी तरीके से आप और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करके बता सकते हैं। यहाँ लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अंतर 26 के बराबर है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करके बताना है। तो फिर से आप मान लेंगे, माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, तब दोनों का अंतर 26 है तो x - y बराबर 26 या y - x बराबर 26। साथ ही एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब जब यदि आप यहाँ समीकरण लेंगे x - y बराबर 26, तो उसका मतलब होगा x बड़ा है और y छोटा है। तो यहाँ हम एक संख्या का मतलब है दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसका मतलब है कि ये जो एक संख्या कह रहे हैं वह दूसरी वाली से बड़ी है, जब तो वह 3 गुनी बैठ रही है। तो हम इस एक संख्या को नाम देंगे x और दूसरी संख्या को नाम देंगे y। तो समीकरण हम लिखेंगे x बराबर 3y। फिर से आप उन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा x और y का मान, अर्थात एक संख्या और दूसरी संख्या का मान। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहले तो नाम आ रहा है 2 संपूरक कोण, तो हम मान लेंगे, माना पहला कोण बराबर है x और चूंकि 2 संपूरक कोणों का योगफल होता है 180, दूसरा भी कोण हम मान लेंगे y, क्योंकि हमें 2 चर में समीकरणों को हल करके बताना है। तो माना पहला कोण बराबर x और दूसरा कोण बराबर y, तब संपूरक कोणों की परिभाषा के अनुसार उनका योगफल होना चाहिए 180 अंश के बराबर। तो पहली समीकरण तो हमें इसी शब्द से मिल जाती है x + y बराबर 180 अंश। साथ में वह कह रहे हैं बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। आप किसी को भी बड़ा कह सकते हैं, उसी हिसाब से हमें आंसर मिल जाएगा। तो माना बड़ा कोण हमारा y है और छोटा कोण x है, तब y बराबर x से 18 ज़्यादा, x + 18, तो y बराबर x + 18। यह हो जाती है हमारी दूसरी समीकरण। फिर से आप इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताएंगे और x y के मान ज्ञात करके उन्हें बता देंगे। इसी तरीके से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ 2 शब्द आ रहे हैं, जैकब की आयु और पुत्र की आयु, तो हमें यही मान लेनी है। साथ में क्वेश्चन में ये हमसे वर्तमान आयु पूछ रहे हैं, तो हम मान लेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर है y वर्ष। और ये बात कर रहे हैं 5 वर्ष बाद की। 5 वर्ष बाद का मतलब है हम 5 साल बाद 5 साल बड़े ही हो जाएंगे। तो जैकब की आयु 5 वर्ष बाद हो जाएगी +5, मतलब x + 5, और पुत्र की आयु फिर से 5 उसमें जोड़ देंगे तो y + 5। प्रश्नानुसार आप उन्हें 3 गुनी करके रखेंगे। और उसी तरीके से 5 वर्ष पूर्व के लिए, पूर्व का मतलब होता है पहले, और पहले से के लिए
आयु का मतलब है कम होना, हम छोटे थे पूर्व में, इसीलिए 5 वर्ष पूर्व के लिए जैकब की आयु, अब जैसे कि x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5, और पुत्र की आयु अब वर्तमान में जब y है तो 5 वर्ष पहले वह रही होगी y माइनस 5। फिर से हम जैकब की आयु को बराबर रख देंगे पुत्र की आयु की 7 गुनी करके, 7 की गुणा कर लेंगे पुत्र की आयु में और उसे बराबर रख देंगे जैकब की आयु के। फिर से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, आपको दोनों की प्रेजेंट एज पता चल जाएगी, दोनों की वर्तमान आयु कितनी कितनी होने वाली है इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अपनी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।